जब आत्मा मृत्यु के बाद पहली बार अपने मार्गदर्शक के साथ उच्च स्तरीय आत्माओं से उसकी पहली मुलाकात होती है मृत्यु के बाद, तो वो किस प्रकार की होती है। पिछले वीडियो में मैंने इस बात का जिक्र किया था कि जब आत्मा पहली बार ऊंचे स्तर की आत्माओं से, उच्च स्तरीय आत्माओं से मिलती है, जिन्हें हम गुरुजन कहकर संबोधित कर रहे हैं, तो उसके मार्गदर्शक उस सभा में बाईं ओर खड़े होते हैं और किसी किसी विरले केस में दोनों मार्गदर्शक दाएं और बाएं दोनों तरफ खड़े होते हैं। इस बात का इससे अधिक वर्णन इस पुस्तक में तो नहीं है, लेकिन जहां तक मैं कुछ हद तक जो इस बात का विश्लेषण कर पाई हूं, मेरे विचारों के अनुसार हम इस जीवन में अपने मस्तिष्क का अलग अलग भाग यूज करते हैं। कुछ व्यक्ति दाएं भाग का अधिक प्रयोग करते हैं, कुछ व्यक्ति बाएं भाग का अधिक प्रयोग करते हैं, और कुछ विरले केस में बहुत इंटेलिजेंट किस्म के व्यक्ति होते हैं जो अपने मस्तिष्क के दाएं और बाएं दोनों भागों का एक समान प्रयोग करते हैं। ये एक तरह से व्यक्ति के मस्तिष्क की ऊर्जा को ग्रहण करने की, सृजन करने की क्षमता होती है। और ये बात कि जब मृत्यु के बाद आत्मा गुरुजनों के समक्ष जाती है तो उसके अधिकतर केस में मार्गदर्शक बाईं ओर खड़े होते हैं, किसी केस में दाईं ओर खड़े होते हैं, या किसी केस में दोनों तरफ खड़े होते हैं। शायद इस बात का ताल्लुक हम अपने जीवन में अपने मस्तिष्क का जिस विधि से, जिस प्रकार से प्रयोग कर रहे हैं, इस बात से इस चीज का ताल्लुक है। हमारे मस्तिष्क का जो भी भाग अधिक क्रियाशील है, यानी जिस भाग में ऊर्जा ग्रहण करने की, सृजन करने की क्षमता ज्यादा है, उसके मुताबिक ही हमारे मार्गदर्शक हमारी साइड में खड़े हुए होते हैं। और जैसा कि मैंने कई बार कहा है कि ये प्रकृति बहुत बहुत फेयर तरीके से कार्य करती है, इतनी बारीकी से, इतने फेयर तरीके से कार्य करती है कि इसे आप और हम जैसे साधारण मनुष्य समझ नहीं सकते। आपने अपने मस्तिष्क के किस हिस्से का प्रयोग करके जीवन में कर्म किए हैं, ये इस हद तक फेयर है कि जैसे कि किसी व्यक्ति में कितनी क्षमता थी और उसने अपनी क्षमता के मुताबिक क्या किया है, ये इस बात को इंडिकेट करता है। अब हम मनुष्य होते हुए इन बातों को नहीं समझते। हमारे लिए किसी व्यक्ति ने कोई कार्य किया और किसी दूसरे व्यक्ति ने कोई कार्य किया, हम उसे एक ही कैटेगरी में लगाते हैं। लेकिन यहाँ फर्क होता है। जैसे कि अगर कोई 2 पैरों वाला व्यक्ति दौड़ता है और दौड़ के प्रथम स्थान प्राप्त करता है तो उसकी वैल्यू अलग है, और यदि कोई लंगड़ा व्यक्ति दौड़ता है और दौड़ के प्रथम स्थान प्राप्त करता है तो उसका स्थान अलग है, उसकी वैल्यू अलग है। आप इन दोनों व्यक्तियों की तुलना एक साथ नहीं कर सकते। आप ये नहीं कह सकते कि दोनों ने एक समान जीत अर्जित की है। बस इसी तरह से हमारी जो मानसिक क्षमताएं हैं, जो आत्मा का स्तर है, उसके मुताबिक उसने क्या परफॉर्मेंस दी है धरती के ऊपर, इस बात से निर्णय लिया जाता है। ये मेरे व्यक्तिगत विचार है। इस तरह की किसी बात का वर्णन इस पुस्तक में नहीं है। जो आत्मा प्रस्तुत होती है गुरुजनों के समक्ष, उससे गुरुजनों का जो सबसे पहला सवाल होता है कि आपकी जो कार्य पद्धति है और अपने जीवन की जो मुख्य घटनाएं हैं, उसके विषय में आप कैसा अनुभव करते हैं। जो काम करने हम इस धरती पर गए थे, जिन कामों को हम कर सके और जिनमें हम असफल हो गए, उन सब के विषय में हम चर्चा करते हैं, लेकिन बिना किसी टीका टिप्पणी के, बिना किसी आलोचना के, बिना किसी जजमेंट के। यहां तक कि आत्माएं ऐसी अवस्था में भी कुछ गलतियां करना जारी रख सकती हैं, लेकिन फिर भी इस गुरुजन सभा में इतना धैर्य होता है कि किसी गलती की कोई गिनती ही नहीं होती। हम खुद के लिए भी इतने धैर्यवान नहीं होते जितना वो गुरुजन हमारे लिए होते हैं। और ये जो सभा होती है, यहाँ पर बातचीत करते करते एक तरह से जो गुरुजन सभा होती है, जो ये उच्च स्तरीय आत्माएं होती हैं, ये हमारे भावी जीवन का और भावी शरीर की भी एक प्लानिंग तैयार कर रही होती हैं। जो लोग इन वीडियोस को पहली बार सुन रहे हैं, मैं उनसे निवेदन करूंगी कि यदि वो कम से कम आत्माओं की महायात्रा पार्ट 2 इस प्लेलिस्ट को ही शुरू से सुन लेंगे तो उन्हें इस चीज़ को समझने में आसानी होगी। क्योंकि इन वीडियोस में जो कुछ भी बताया जा रहा है वो बहुत साधारण आपके और हमारे जैसे मनुष्यों द्वारा जो
मृत्यु के बाद की उस दुनिया का एक्सपीरियंस किया गया है, उसके आधार पर बताया जा रहा है। बेशक इस गुरुजन सभा में हमारे पिछले जीवन की चर्चा होती है, हमारे आने वाले जीवन के विषय में कुछ योजनाएं बनाई जाती हैं, लेकिन यहाँ पर जो भी व्यक्तियों को एक्सपीरियंस हुए हैं, उन्होंने कहीं पर भी ऐसा महसूस नहीं किया कि जैसे कि धरती पर एक न्यायालय होता है, कोई न्याय अगर कर दिया जाता है तो उसके बाद उस पर स्टैंप लगा दी जाती है कि बस अब यही होगा। इस तरह से कभी भी किसी भी व्यक्ति ने इस सभा में फील नहीं किया। यानी उन्होंने जो कुछ भी एक्सपीरियंस किया, उन्होंने ये नहीं महसूस किया कि बस अब यही आखिरी है, ये इसमें फेरबदल नहीं हो सकता। इस तरह का कुछ भी उन्होंने फील नहीं किया। ये जो बैठक होती है, ये जो सभा होती है, इसका जो सबसे मेन मकसद होता है वो होता है कि हमारे जीवन का उद्देश्य क्या था, किस हद तक हमने उसे प्राप्त किया। और हमारे गुरुजनों के समक्ष प्रस्तुत होने से पहले ही गुरुजन यानी उच्च स्तरीय आत्माएं हमारे बारे में सब कुछ जानती हैं, यहाँ तक कि वो हमारे पूर्व जन्मों को भी जानती हैं। हमारा सारा इतिहास उन्हें पता होता है। और सबसे महत्वपूर्ण बात, जैसा कि हम धरती पर जब कोई गलत काम करते हैं तो क्या कहते हैं, हम मजबूर थे, हमारी फाइनेंशियल कंडीशन ऐसी थी, हमारे हालात ऐसे थे, मैं ऐसा करना तो नहीं चाहता था लेकिन ऐसी स्थिति बन गई, इस कारण से मुझे ये करना पड़ा, मेरे मन ने कहा, मैं मजबूर था। इस तरह के पता नहीं कितने एक्सक्यूज हम लोग देते हैं अपने जीवन में जब हम कोई गलत कार्य करते हैं। लेकिन कोई भी व्यक्ति जिसने इस एक्सपीरियंस को जिया, उसने ये कहा कि गुरुजन सभा में पहुंचकर ये सारी दलीलें और ये सारे एक्सक्यूज ये वहां नहीं होते, ये कोई व्यक्ति पेश ही नहीं करता, कोई आत्मा इस तरह की दलीलें पेश ही नहीं करती। जीवन की मुश्किल का जिक्र तो आत्माएं गुरुजन सभा में करती हैं, लेकिन उसके लिए बहाने पेश नहीं करती हैं। यहाँ तक कि इस सभा में इस बात का भी विश्लेषण किया जाता है कि व्यक्ति ने जो सत्कार्य किए हैं, उन सकारात्मक कार्यों के पीछे भी भाव क्या था। क्या उसके पीछे ये भाव था कि दूसरों को मैं दिखाऊं कि मैं कितना अच्छा हूं, या उसके पीछे ये भाव था कि मैं अपनी ताकत का प्रदर्शन करूं, किस प्रकार का भाव था। और यहाँ तक कि गुरुजनों को इस बात में भी विशेष दिलचस्पी नहीं होती कि आत्मा ने कहाँ कहाँ गिरावट दर्ज करी, बल्कि उन्हें इस बात में इंटरेस्ट होता है कि आत्मा जब जब गिरी तब किस तरीके से उठ के खड़ी हुई, और कितने हर बार जब वो गिरी, जब वो उठी, तब कितने सकारात्मक तरीके से खड़े होकर उसने अपने कार्य को अंजाम दिया और अपने उद्देश्य को, जो उसकी सोल का उद्देश्य था, उसके करीब पहुंची। अगली वीडियो में मैं इस बात का जिक्र करूंगी कि सभा की संरचना किस तरह से होती है। ये गुरुजन जो सभा में जो विकसित आत्माएं होती हैं, जो गुरुजन होते हैं, उन्हें किस रूप में देखा गया, उन्हें पुरुषों के रूप में देखा गया या महिलाओं के रूप में देखा गया, इस विषय की चर्चा मैं अगले वीडियो में करूंगी। पिछली वीडियो में कमेंट के माध्यम से जो आप सभी ने मुझे बताया कि आप लोगों को ये ज्ञान अच्छा लग रहा है, मुझे ये जानकर बहुत खुशी हुई, क्योंकि एक कमेंट को छोड़कर बाकी सभी ने ये कहा कि वो इस ज्ञान को जानने के इच्छुक हैं। चाहे इन वीडियोस पे व्यूज़ ना आते हों, चाहे इस चैनल के सब्सक्राइबर ना बढ़ते हों, लेकिन जिन चंद आत्माओं तक भी ये ज्ञान पहुंच पा रहा है, यदि वो भी अपने जीवन में कुछ सकारात्मकता इन वीडियोस की वजह से फील करते हैं, तो मेरा चैनल बनाने का और इस कार्य को करने का जो मकसद है वो पूरा होता है। और सच बोलूं तो मुझे भी ऐसे ही लगता है कि अपनी मृत्यु के बाद जिस दिन मेरी मुलाकात मेरे मार्गदर्शक से होगी, जिस दिन मैं अपनी गुरुजन सभा के सामने जाऊंगी, उस दिन इस चैनल के माध्यम से जो आप लोगों की दुआएं और प्यार मैंने पाया है, ये सकारात्मक ऊर्जा ही मेरे साथ होगी और मैं अपने गुरुजनों के समक्ष गर्व से सिर ऊंचा करके खड़ी हो सकूंगी। आप सभी पर परमात्म सौंदर्य, प्रेम और आनंद सदैव बरसता रहे। आप सभी दिव्य परम धाम में स्थान प्राप्त करें। जब आत्मा मृत्यु के बाद पहली बार अपने मार्गदर्शक के साथ उच्च स्तरीय आत्माओं से उसकी पहली मुलाकात होती है मृत्यु के बाद, तो वो किस प्रकार की होती है